दोस्तों इमेजिन करो, आप एक बोरिंग सी 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हो। पूरा दिन ऑफिस की दीवारों के बीच निकल जाता है और घर सिर्फ सोने के लिए जाते हो। पर एक दिन अचानक आपकी आंख खुलती है और आप 1-2 साल के नन्हे से बच्चे के शरीर में होते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट वैन के साथ बिल्कुल यही होता है। वो होश में आते ही हैरान रह जाता है कि उसके हाथ इतने छोटे क्यों हैं। बिना वक्त गवाए वो पूरे कमरे में दौड़ने लगता है ये समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सीधा खिड़की की तरफ भागता है और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक शानदार मिडीवल कासल और एक पूरा शहर उसके सामने। तभी उसकी मेड टिल घबराते हुए अंदर आती है। उसे लगता है कि वैन शायद खिड़की से बिना पैराशूट के स्काई ड्राइव करने का प्लान बना रहा है। वो उसे तुरंत नीचे उतारती है और डांटती है कि वहां खड़ा होना डेंजरस है। वैन बड़े आराम से कहता है कि वो बस सीनरी देखकर इतना खो गया था कि खुद को रोक नहीं पाया। टिल बेचारी शॉक में आ जाती है क्योंकि 1-2 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा है। इस उम्र में तो इसे स्केप दी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन रट देखना चाहिए था। जीनियस और रीइंकार्नेशन। तभी वैन को धुंधली सी यादें आने लगती हैं कि वो पहले भी यहां रह चुका है। वो सोचा थोड़ा रीकैप कर ही लिया जाए। तो वो टिल को बताता है कि उसका नाम वैन नेफर्टियो है और उसके पिता मार्कस जाउपा है। यही नहीं, उसे अपने तीनों बड़े भाइयों के नाम भी याद है। टिल को लगता है कि भाई ये बच्चा तो न्यूटन का दूसरा रूप है। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और 3 मेड्स वैन को घेर लेती हैं उसे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो है ही इतना क्यूट। वैन को ये अटेंशन काफी पसंद आ रही है। भले ही शरीर बच्चे का है पर दिमाग तो वही मिडिल एज ठरकी वाला है ना। अचानक वैन के पिता जाउपा अपने बेटों से उनके दिन भर के प्लान्स पूछते हैं। बाकी सब तो अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। फिर जाउपा वैन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या प्लान है। वैन बड़े सीरियस होकर जवाब देता है कि उसे अभी कुछ नहीं पता, इसलिए वो बेसिक से शुरू करेगा और अपने देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझेगा। उसके भाई तो उसे ऐसे बोलते देख दंग रह जाते हैं, पर जाउपा जोर से हंसते हैं कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें लगता है कि वैन उनकी और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तरह फायर मैजिक में माहिर निकलेगा और उन्हें उससे काफी उम्मीदें हैं। वैन जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक एलिमेंट्स हैं, पर नोबल्स सिर्फ उन 4 एलिमेंट्स यानी कि फायर, वाटर, विंड और अर्थ को पसंद करते हैं जिनमें ऑफेंसिव पावर ज्यादा हो। बाकी सबको तो बेकार समझा जाता है और उसके बाकी भाइयों के पास उन 4 में से ही एक एलिमेंट है। द हार्ड पाथ ऑफ अ प्रोडिजी। उसी दिन बाद में टिल उससे देश के बारे में सीखता है। वो ये जानकर काफी एक्साइटेड होता है कि यहां कितनी सारी इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल उसे बताती है कि वही पुराने एल्व्स, डूज और बाकी सब हैं। पर दूसरी मेट्स कहती हैं कि बच्चे को यह सब समझ नहीं आएगा। वैन उन्हें इग्नोरेंट विचेस बोलकर इग्नोर करता है और टिल से मैजिक टूल्स के बारे में पूछने लगता है। टिल उसे मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स के बारे में बताती है जो मैजिक स्टोर कर सकते हैं। जब वैन अभी सिर्फ बेसिक्स ही समझ रहा होता है, तभी पुराना बटलर एस्पर्टा उसके सामने किताबों का ढेर लगा देता है। वो कहता है कि प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसे कितना आता है। वैन उसकी डरावनी मूंछों यानी कि मुस्टच को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि उसे पढ़ना तो नहीं आता, पर थोड़ी बहुत मैथ आती है। बटलर एकदम बेसिक सवाल पूछता है, 3 + 5 कितने होते हैं? जब वैन बिना उंगलियों पर गिने जवाब दे देता है तो बटलर इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो खुद उसे पढ़ाने का फैसला करता है। वैन समझ जाता है कि अब उसकी बैंड बजने वाली है और होता भी वही है। एस्पर्टा उसे सुबह से शाम तक पढ़ाता है, पर इसका फायदा यह होता है कि वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लिखना और पढ़ना सीख जाता है। स्वर्ड स्किल्स एंड सोशल स्टेटस। वक्त गुजरता है और जब वैन 4 साल का होता है तो उसकी स्वर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। उसका पहला पार्टनर टिल होती है जो ऐसे डज करती है जैसे उसे वैन की लकड़ी की तलवार से एलर्जी हो। एक भी शॉट ना मार पाने की वजह से वैन घुटनों के बल गिर जाता है और टिल उसे चढ़ाती है कि वो जीत गई। वैन गुस्से में उसके पीछे भागता है, पर बाकी जलन वाली मेट्स टिल को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो एक नोबल की बेइज्जती कर रही हैं। वो वैन से कहती है कि उसे सजा दो, पर वैन कहता है कि कोई बात नहीं। पर मेड्स की सुई वहीं अटकी रहती है, तो वैन बस स्टिल के माथे पर एक हल्का सा फ्लिक करता है और कहता है कि लो, इंसाफ हो गया। अगले 1 साल तक वैन तलवारबाजी पर फोकस करता है। 5 साल की उम्र तक वो सीनियर स्टूडेंट्स को भी हरा देता है क्योंकि वो तो बेचारे बच्चे हैं और ये एक मैच्योर दिमाग वाला आदमी। बाकी स्टूडेंट्स हैरान है कि वैन न सिर्फ कॉम्बैट में जीनियस है, बल्कि उन जैसे लोअर स्टेटस वाले लोगों के साथ भी कितना तमीज से पेश आता है। तभी नाइट कमांडर का डेपुटी डी वहां आता है और वैन के हाथ चेक करता है। वो देखता है कि वैन के हाथ बहुत स्मूथ है, कोई निशान यानी कि कैलिसिस नहीं है।
तो वो हैरान होता है कि बिना प्रैक्टिस के ये इतना अच्छा कैसे हो गया। वैन बताता है कि वो पढ़ाई में इतना बिजी रहता है कि ट्रेनिंग का वक्त ही नहीं मिलता। तब डी मजे मजे में बता देता है कि मार्किस ने ही एस्पर्टा को ऑर्डर दिया था कि वैन की पढ़ाई को 3 गुना मुश्किल कर दिया जाए। वैन के लिए ये एक शौक था, पर अब उसे समझ आया कि उसकी क्लासेस इतनी लंबी क्यों थी। डी उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो मार्किस से बात करके उसकी पढ़ाई कम करवा देगा, ताकि वो देश का सबसे बड़ा स्वर्ड्समैन बन सके। वैन कहता है कि उसे दोनों चीजें करनी है, तो डी उसे खुद ट्रेन करने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो बच्चा समझकर उस पर रहम खाएगा, पर ये किसी पॉलिटिशियन के वादे से भी बड़ा झूठ था। द आउटसाइड वर्ल्ड कॉल्स। डी की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक थी, पर फिर भी वैन अपनी इस नई जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। एक और साल बीत गया और अब 6 साल का वैन पूरे इलाके में एक जीनियस के नाम से जाना जाता था। पर किताबों और तलवार के बीच रहकर वो थक गया था। तो एक दिन वो टिल से कहता है कि उसे बाहर जाना है। टिल उसे 2 नाइट्स के साथ मार्केट ले जाती है। वैन अलग अलग तरह की शॉप्स देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ती है। टिल बताती है कि ये मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी है। वैन को समझ आता है कि ये इस दुनिया का वॉलमार्ट है। अचानक वो देखता है कि एक आदमी एक गंदे से बच्चे को घसीट रहा है। वो आदमी वैन को कहता है कि इधर मत देखो, कोई तमाशा नहीं चल रहा। ये सुनते ही वैन के नाइट्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं उस आदमी का सर कलम करने के लिए, जिसने एक नोबल की इंसल्ट करने की जुर्रत की। भाइयों, वैन उन्हें तुरंत रोक लेता है और उस आदमी से पूछता है कि वो उस बच्चे को ऐसे घसीट कर कहां ले जा रहा है। वो घमंडी आदमी बड़े होश में जवाब देता है कि वो अपने ही बेटे को स्लेव में बेचने जा रहा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। वैन के लिए ये न्यूज किसी झटके से कम नहीं थी, पर टिल उसे समझाती है कि इस दुनिया में गरीब लोग अक्सर थोड़े एक्स्ट्रा कैश के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं। वैन को यह सुनकर घिन आती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां एक टैन मम्मी एंट्री मारती है, जो माकी के सबसे छोटे बेटे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। टिल बड़े गर्व से वैन का फैमिली क्रश दिखाती है, जिस पर वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम रोजली है और वो मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से है। वैन बिना टाइम वेस्ट किए रोजली से पूछता है कि उस नीले बालों वाले लड़के की कीमत क्या होगी। रोजली एक नजर उस बच्चे पर डालती है और उसके बाप से पूछती है कि क्या इसके पास कोई मैजिक एट्रीब्यूट है। बाप जवाब देता है कि इसके पास चोरी करने वाला मैजिक है। तो रोजली कहती है कि भाई, इसके तो सिर्फ 3 बड़े सिल्वर कॉइन्स ही मिलेंगे। यह सुनकर वो बुढ़ा गुस्से में आ जाता है और अपने बेटे को लातों से पीटने लगता है, ये कहकर कि तू इतना यूजलेस है कि तेरी कीमत तो सोफी रेन के मंथली ऑमलेट सब्सक्रिप्शन से भी कम है। रोजली उसे थोड़ा रहम करने को कहती है, पर वो उसे किसी और दुकान पर ले जाने की जिद करता है ताकि बेहतर रेट मिल सके। तभी वैन बीच में आकर ऑफर देता है कि वो उस लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीद लेगा, और वो लालची बुद्धा तुरंत मान जाता है। वैन उस लड़के को आजाद करता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़का बिना डरे वैन का हाथ पकड़कर खड़ा होता है और अपना नाम काम बताता है। वैन उसे कहता है कि अब तुम जहां चाहो जा सकते हो, पर टिल हैरान होकर पूछती है कि अभी तो इसे खरीदा है, तो इसे जाने क्यों दे रहे हो। वैन कहता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता था। फिर उसे पता चलता है कि काम का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो उसे अपने मेंशन ले जाने का फैसला करता है। पर नाइट्स उसे समझाते हैं कि बिना किसी पहचान के वो उसे मेंशन नहीं ले जा सकते, उसे एक स्लेव की तरह ही साथ रखना पड़ेगा। अब वैन तो ठहरा मॉडर्न दिमाग वाला बंदा जो स्लेवरी से नफरत करता है। उसे यह सुनकर दुख होता है, पर जब काम खुद इसके लिए राजी हो जाता है तो वैन मान जाता है। रोजली उन्हें रोकती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना पड़ेगा। वो दोनों का हाथ पकड़ती है और एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे काम के हाथ के पीछे एक टैटू बन जाता है। यह इस बात का सबूत था कि अब वो वैन का सेवक है। वैन काम को मेंशन ले आता है और वो जल्द ही एक लॉयल और टैलेंटेड सर्वेंट बन जाता है। एक दिन काम वैन के पास आता है और बताता है कि डी उसे ढूंढ रहा है। वैन उसे कुकी की रिश्वत देता है ताकि वो डी से झूठ बोल दे कि वैन यहां नहीं है। काम कुकी तो खा लेता है, पर कहता है कि डी को पता है आप यहीं हो। फिर भी वैन उसे कहता है कि कोई ना कोई कहानी पका देना। तभी वैन नोटिस करता है कि काम ने वो ग्लव्स नहीं पहने जो उसने दिलाए थे। काम कहता है कि वो अपना टैटू दुनिया को दिखाना चाहता है, क्योंकि ये सबूत है कि वो वैन की सेवा करता है। पर जैसे ही वैन कहता है कि उसे उसका ग्लव्स पहनना ज्यादा पसंद आएगा, काम तुरंत मान जाता है। तभी डी दरवाजा खटखटाता है और काम बाहर जाकर कह देता है कि वैन यहां नहीं है। डी कहता है कि अभी एक नौकर ने उसे अंदर जाते देखा है। तो काम पलट कर जवाब देता है कि उसने जरूर दिन दहाड़े नशा कर रखा होगा, श्रूम्स। डी को शक होता है क्योंकि काम के मुंह पर कुकी के क्रम्स लगे थे, पर वो तुरंत मुंह साफ करके कहता है कि
शायद आपने नशा किया है जो आपको ये सब दिख रहा है। डी उस स्लेव लड़के की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है कि वो अपने मास्टर के लिए उससे भी भिड़ गया। इसलिए वो वैन की जगह काम को ही रगड़ने का फैसला करता है। 2 साल और बीत जाते हैं और वैन अब 8 साल का हो गया है, यानी उसकी अप्रेजल सेरेमनी का वक्त आ गया है। सबको उससे बहुत उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि वो उनका अगला लॉर्ड बने, क्योंकि वो जीनियस होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी है। उसके पिता को पूरा यकीन है कि वैन के पास फायर मैजिक होगा, पर उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं जब पता चलता है कि वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक है। जाओपा कहता है कि नोबल्स के लिए यह सबसे घटिया मैजिक है, क्योंकि इससे सिर्फ रॉ मटेरियल और इमेजिनेशन से तलवारें और सामान बनाया जाता है। वो कहता है कि यह काम तो बिना मैजिक के भी हो सकता है और किसी नोबल को लोहार यानी ब्लैक स्मिथ बनने की जरूरत नहीं है। जाओपा गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि वो और उसकी वाइफ दोनों स्ट्रांग फायर मैजर्स थे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनका बेटा इतना कमजोर मैजिक रखे। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे यह गलती पहले ही सुधार लेनी चाहिए थी। वैन डर के मारे जम जाता है, पर इससे पहले कि उसके पिता उस पर हमला करें, उसका सबसे बड़ा भाई मीर सिया बीच में आ जाता है। वो सुझाव देता है कि उनके टेरिटरी में एक पिछड़ा हुआ गांव है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो क्यों ना वैन को वहां का लॉर्ड बनाकर भेज दिया जाए। जाओपा वजह पूछता है तो मीर सिया बताता है कि उस नेमलेस गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, वहां कुछ भी नहीं है और उत्तर में पहाड़ों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही पड़ोस में दूसरे नोबल की जमीन है और दुश्मन किंगडम जलनेटा भी वहीं पास में है। जाओपा को यह प्लान पसंद आता है, क्योंकि वो गांव नया है और वहां के लोग उनके लॉयल नहीं हैं, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजना एक अच्छा फैसला होगा। वो मीर सिया की तारीफ करता है कि उसने अपने परिवार के इस कलंक का एक सही उपयोग ढूंढ लिया और वैन को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। सबके जाने के बाद मीर सिया वैन से माफी मांगता है कि उसने इतनी मुश्किल जगह उसे भेजा, पर वो उसे अपने पिता के हाथों मरने से बचाना चाहता था। वैन उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और मीर सिया वादा करता है कि वो वैन की हर संभव मदद करेगा। वैन अपनी पैकिंग शुरू करता है और टिल मार्किस पर काफी गुस्सा होती है, पर वैन कहता है कि वो एक्चुअली खुश है क्योंकि वहां उसे काफी फ्री टाइम मिलेगा। जब सामान कैरेज में लोड हो रहा होता है, वैन सोचता है कि उसके पिता ने उसे कोई नाइट नहीं दिया और मीर सिया को गार्ड्स हायर करने पड़े। पहले सिर्फ काम को साथ जाने की इजाजत थी, पर मीर सिया की वजह से अब टिल घी साथ जा रही है। अचानक डी वहां आता है और कहता है कि वो भी साथ चल रहा है ताकि वैन की ट्रेनिंग पूरी कर सके। वैन बिल्कुल नहीं चाहता कि डी चले और कहता है कि पिता ने मना किया है। डी कहता है कि उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिली और वो अपने साथ 2 और नाइट्स भी लाता है। यही नहीं, बटलर एस्पार्ता भी वहां आ जाता है और बताता है कि उसने मेंशन से अर्ली रिटायरमेंट ले ली है और अब वो वैन के साथ चलकर उसे पढ़ाना जारी रखेगा। जैसे ही कैरेज आगे बढ़ना शुरू करती है, वैन थोड़ा उदास महसूस करता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे इतनी खुफिया तरीके से शहर से निकाला है कि वो अपना फैमिली क्रश तक यूज नहीं कर सकता। पर भाई, ट्विस्ट तो देखो, पूरा शहर उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया है, क्योंकि नाइट्स ने बड़े बड़े बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर लिखा है कि वैन जा रहा है। वैन ये देखकर पैनिक हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या नौटंकी है। नाइट्स बताते हैं कि वो बस डी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और जब तक वो नहीं बोलता बैनर्स नीचे नहीं होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि डी अभी घोड़े बेचकर सो रहा है। खैर, पूरा शहर वैन को बाय भी कहता है और वैन उनसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वैन एक छोटी सी लकड़ी की टहनी यानी ट्विग उठाता है और अपना प्रोडक्शन मैजिक यूज करके उसे एक असली तलवार में बदल देता है। अब भाई, वुड को मेटल में बदलने के लिए पता नहीं कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन लगता होगा, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट तो जीनियस है ना। काम और टिल ये देखकर दंग रह जाते हैं और वैन कहता है कि वो बस ये चेक कर रहा था कि इस बेकार कहे जाने वाले मैजिक का कोई ढंग का यूज है या नहीं। तभी टिल बताती है कि वो गांव के पास पहुंच गए हैं। वैन एक्साइटमेंट में काम से कहता है कि अगर उसे गांव की जिंदगी पसंद ना आए तो वो वापस मेंशन जा सकता है। वो उसका स्लेव कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को भी तैयार है और कहता है कि वो मिर्सिया की सेवा कर सकता है जो उसका ख्याल रखेगा। काम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो वैन की सेवा करने की कसम खा चुका है और आखिरी दम तक उसके साथ रहेगा। वैन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, क्योंकि ये तो किसी प्रपोजल जैसा साउंड कर रहा था और पिछली लाइफ में तो उसे ऐसा कुछ कभी सुनने को मिला नहीं। अचानक कैरेज जोर से झटका खाती है और रुक जाती है। वैन खिड़की से बाहर झांक कर देखता है कि माजरा क्या है। एक नाइट बताता है कि आगे लफड़ा हो गया है, गांव पर बैंडेड्स ने हमला कर दिया है। वैन तुरंत मीटिंग बुलाता है। डी बताता है कि ये बैंडेड्स लड़ने में माहिर है और बेचारे गांव वाले उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। टोटल 50 बैंडेड्स हैं और भले ही एक मोटी लकड़ी की दीवार उन्हें अंदर आने से रोक रही है, पर वो बाहर से तीर चलाकर लोगों को मार रहे हैं।
डी कहता है कि अगर वो सब मिलकर लड़े तो बैंडेड्स को भगा सकते हैं, पर एडवेंचरर्स का लीडर ऑर्थो साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि उसका काम सिर्फ वैन को गांव तक पहुंचाना है और वो अपने लड़कों को ऐसी खतरनाक लड़ाई में नहीं झोंकेगा जहां उनका पलड़ा हल्का हो। डी आर्ग्यू करता है कि ये लोग वैन की प्रजा बनने वाले हैं तो उन्हें बचाना उनका फर्ज है। ऑर्थो ताना मारता है कि ये नोबल वाली बातें आपको शोभा देती हैं, पर हम एडवेंचरर्स हैं और हम पर ये लॉजिक काम नहीं करता। डी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, तो वो ऑर्थो से कहता है कि वो वैन की रक्षा करे, जबकि वो और उसके नाइट्स बैंडेड से भिड़ेंगे। उसे पता है कि वो शायद जिंदा ना बचें, इसलिए वो एडवेंचरर से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वैन को लेकर वापस शहर भाग जाना। लेकिन स्पार्टा इस बेवकूफी भरे प्लान को रिजेक्ट कर देता है। वो सबको बताता है कि भले ही वो एक मामूली नौकर दिखता हो, पर वो असल में एक एलिमेंटल मेज है और वो उन्हें ये लड़ाई जितवाएगा। किसी को यकीन नहीं होता, पर स्पार्टा अनाउंस करता है कि वो एक मिट्टी की दीवार बनाएगा और एडवेंचरर्स उसके पीछे से हमला करेंगे। इससे बैंडेड्स का ध्यान भटक जाएगा और डी अपने नाइट्स के साथ साइड से अटैक करेगा। ईस्ट का मानना है कि जब बैंडेड्स हर तरफ से घिर जाएंगे तो वो भाग खड़े होंगे। वैन उससे पूछता है कि क्या वो पीछे रहकर अकेले लड़ने वाला है। बुड्ढा बटलर कहता है कि हां, उसे बैंडेड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अटैक करते रहना होगा। वैन कहता है कि यह बहुत रिस्की है, पर स्पार्ट एक शानदार मौत मरना चाहता है। वैन गुस्से में कहता है कि मेरे परिवार की इतने सालों तक सेवा करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, और ना ही मैं नाइट्स की बलि देना चाहता हूं। वो जानता है कि अगर डी और स्पार्टा मर गए तो वो अकेले गांव डेवलप नहीं कर पाएगा और उसके बाप उसे फेलियर के लिए एग्जीक्यूट करवा देगा। इसलिए वैन एक नया आइडिया निकालता है और कहता है कि डी कॉय वो खुद बनेगा। सब शौक हो जाते हैं। तिल तो साफ मना कर देती है और कहती है कि उसकी जगह वो जाएगी, और काम भी तैयार हो जाता है। वैन कहता है कि वह अपने किसी भी प्यारे को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए डी कॉय वही बनेगा। उसका प्लान है कि वह कैरेज लेकर सीधा बैंडेड्स के बीच घुस जाएगा ताकि बाकी सबको साइड से अटैक करने का मौका मिले। डी को यह बहुत रिस्की लगता है, पर वैन उसे याद दिलाता है कि ट्रेनिंग उसने ही दी है, तो वह इतनी जल्दी नहीं मरेगा, और अगर मर भी गया तो अपनी प्रजा के लिए जान देना एक नोबल के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। वो अपनी तलवार निकालता है और डी से कहता है कि अगर वह मारा जाए तो उसकी बॉडी वहीं छोड़ देना, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी मौत से उसके खानदान का नाम खराब हो। वैन की ये बातें ऑर्थो के दिल को छू जाती हैं। उसे पहले लगता था कि ये नोबल का बेटा कोई घमंडी अमीर ज्यादा होगा, पर जब वैन ने खुद आकर उसे तमीज से बात की और उसे बैड एस बोला तो उसका नजरिया बदल गया था। अब वैन को अपनी जान जोखिम में डालते देख ऑर्थो का जमीर जाग जाता है और कहता है कि वो भी लड़ेगा। वैन कहता है कि ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पर ऑर्थो जवाब देता है कि एक बच्चे को खतरे में डालकर मैं खुद को बैड एस कैसे कह सकता हूं। उसके साथी भी मान जाते हैं और डी भी आगे आता है ये कहते हुए कि अपने लॉर्ड को अकेले खतरे में डालकर वो जिंदा नहीं रह सकता। स्पार्टा भी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर वैन को लगता है कि जान देना कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उसे फिर से बेसिक सीखने होंगे। वो तुरंत कुछ ही सेकंड्स में एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर देता है और सबको अपनी पोजीशंस पर भेज देता है। ऑर्थो और उसका एक तगड़ा साथी एक तरफ से निकलते हैं और डी दूसरी तरफ से। इधर बाकी एडवेंचर्स दीवार के पीछे से तीर चलाकर बैंडेट्स की भीड़ कम करने लगते हैं। बैंडेट्स का लीडर उन्हें दीवार के पीछे वाले लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी डी वहां तूफान की तरह आता है और एक साथ कई बैंडेट्स को साफ कर देता है। ऑर्थो और नाइट्स भी हमले में शामिल हो जाते हैं। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि जब डी अपनी मेनेसिंग ऑरा निकालता है तो बैंडेट्स के डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो भागने लगते हैं। बैंडेड लीडर समझ जाता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो वो गुस्से में दीवार की तरफ भागता है। ऑर्थो सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई रिएक्ट नहीं कर पाता। वो साइक्लॉप्स जैसा दिखने वाला गुंडा अपनी भारी कुल्हाड़ी एक मासूम लड़के पर चलाने ही वाला था। तभी वैन एंट्री मारता है और उसे ताना मारकर उसका ध्यान भटका देता है। वैन बड़े स्वैग से उस बड़े आदमी की टांगों के बीच से निकलता है और पीछे से उसके घुटनों पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। काम भी पीछे नहीं रहता, वो छलांग लगाकर सीधा उस बैंडेड लीडर की कुल्हाड़ी को एक सीढ़ी की तरह यूज करता है और उस पर एक खतरनाक फिनिशिंग ब्लो दे देता है। कुछ ही देर में सारे बचे कुचे बैंडेड्स पकड़े जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह थी कि वैन की टीम का एक भी बंदा नहीं मरा। ऑर्थो इस बात से काफी खुश है कि उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिला और वो कहता है कि जैसे ही पेमेंट मिल जाएगी उनका काम यहां खत्म हो जाएगा। पर अब वो बैन को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। उसे बैन में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखता है, इसलिए वो अपनी टीम से पूछता है कि क्या वो यहां रुककर देखना चाहते हैं कि ये बच्चा इस नेमलेस विलेज का क्या करता है। उसके आधे सदस्य तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस गांव में उतना पैसा नहीं है, पर उसकी कोर टीम वहीं रुकने का फैसला करती है क्योंकि उन्होंने बैन को एक्शन में देखा है और उन्हें यकीन है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। वो बैन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं
क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़का एक दिन बहुत नाम कमाएगा और तब वो अपने सारे लॉयल्टी पॉइंट्स कैच कर पाएंगे। दूसरी तरफ टिल वैन को पकड़कर जोर जोर से झंझोड़ देती है क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डाली थी और वो कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो खतरे में कूदने का काम उसका होगा। तभी डी और बाकी सब वहां आते हैं और वैन को बताते हैं कि सारे विलेजर्स गेट पर जमा हो गए हैं। वैन बड़े गर्व और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो गांव को देखता है उसकी उम्मीद थोड़ी ठंडी पड़ जाती है क्योंकि वहां के लोग बहुत कमजोर और हालत बहुत खराब दिख रही थी। गांव के मुखिया वैन का स्वागत करते हैं और उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और वैन का पहला सवाल यही होता है कि क्या इस गांव पर पहले भी हमले हुए हैं। वो बुढ़ा आदमी हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि इस साल ही उन पर कई बार हमला हो चुका है। वैन इसका कारण पूछता है तो मुखिया बताता है कि पहले ये गांव किसी और टेरिटरी का हिस्सा था जहां नाइट्स रेगुलरली पेट्रोल करते थे, पर जब से ये फर्डियो फैमिली के अंडर आया है तब से किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। वैन इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पिता शायद अभी तक छोटे गांव की वैल्यू नहीं समझते हैं। ये सुनकर विलेजर्स भड़क जाते हैं और चीफ पूछते हैं कि क्या नोबल्स को लगता है कि छोटे गांव बचाने लायक नहीं है क्योंकि वो ज्यादा टैक्स नहीं देते। वैन उन्हें समझाता है कि किसी पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है और यह सुनकर विलेजर्स और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक नोबल कभी नहीं समझ पाएगा कि उन पर क्या गुजरती है, पर वैन कहता है कि वो यहां गांव के फ्यूचर की बात कर रहा है और यहां गुस्सा दिखाना बेकार है। वो कहता है कि गांव की इस हालत के लिए नोबल जिम्मेदार तो है, पर असल वजह वो लॉस हैं जो किंगडम के फाउंडर ने लिखे थे। वो कहता है कि सिर्फ कानून को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें गांव को बचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। पहला रास्ता यह है कि वह कुछ इतना वैल्यूएबल प्रोड्यूस करें कि किंगडम उन्हें इग्नोर ना कर सके। दूसरा रास्ता यह है कि वह इतना पैसा कमाएं कि अपने हिफाजत के लिए मर्सिनरीज हायर कर सकें। और आखिरी रास्ता यह है कि वह सब मिलकर गांव पर काम करें और इसे बेहतर बनाएं। वहां की एक विलेज बैडी कहती है कि उन्होंने भी यह सोचा था, पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वैन उसे बताता है कि अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि उनके पास एक नया लॉर्ड है और वह गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। खैर, विलेजर्स को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वह एक बच्चा है, पर जैसे ही एस्पर्टा और डी आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वह फॉर्मर हेड बटलर और नाइट ऑन ऑर्डर के वाइस कमांडर रह चुके हैं, विलेजर्स का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है कि उनका गांव अब सही हाथों में है। चीफ वैन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई पावरफुल एलिमेंटल मैजिक है और वैन तुरंत साफ कर देता है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक ही कर सकता है, तो वो उससे लड़ाई में ज्यादा उम्मीद ना रखें। यह सुनते ही विलेजर्स फिर से उदास होने लगते हैं और वैन के ईगो को थोड़ी चोट लगती है। तभी एक विलेजर उससे टैक्स के बारे में पूछता है क्योंकि फिलहाल उनके लिए अपनी इनकम का 30% देना बहुत मुश्किल है। वैन फैसला करता है कि जब तक गांव स्टेबल नहीं हो जाता टैक्स सिर्फ 10% रहेगा और यह सुनते ही सब उसे पसंद करने लगते हैं। फिर वैन कहता है कि उन्हें गांव की दीवारों पर काम करना होगा और वह एस्पर्टा से पूछता है कि जो मिट्टी की दीवार उसने बनाई है वह कब तक रहेगी। बटलर जवाब देता है कि वह सिर्फ थोड़ी देर तक टिकती है, जब तक माना खत्म ना हो जाए और फिर वह मिट्टी का ढेर बन जाती है। वैन डिसाइड करता है कि वह बाद में एक पक्की दीवार बनाएगा, पर फिलहाल के लिए वह एस्पर्टा को मैजिक से एक दीवार खड़ी करने को कहता है। वो पुराना बटलर तुरंत पूरे गांव के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना देता है और यह देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें बैंडेड्स को रोकने के लिए गड्ढे यानी पिट फॉल्स और ट्रैप्स की जरूरत है और डी कहता है कि यह काम वह संभाल लेगा। फिर वैन विलेजर्स की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें गांव को फिर से खड़ा करने के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी इसे कामयाब जगह बनाना कोई मुश्किल सपना नहीं रहेगा। इस सब के बाद वैन जंगल जाता है ताकि अपने प्रोडक्शन मैजिक को पूरी तरह से टेस्ट कर सके। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है और अपने मैजिक से उसके हर एक इंच को महसूस करता है। फिर वो उस लकड़ी को बहुत बारीक धागों में बांट देता है और उन्हें एक मजबूत पैटर्न में बुनते हुए एक सॉलिड प्राइड क्यूब बना देता है। टिल और काम पूछते हैं कि यह क्या है, तो वैन बताता है कि यह एक नैनो मटेरियल क्यूब है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वो ऐसे ढेर सारे क्यूब्स बना देता है और तभी वहां से ऑन ऑर्थो और उसके दोस्त गुजरते हैं। वो उन चमकदार RGB क्यूब्स को देखकर क्यूरियस हो जाते हैं। ऑन ऑर्थो पूछता है कि क्या वो एक ब्लॉक को काटने की कोशिश कर सकता है। वो एक ब्लॉक को हवा में उछालता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर वो ब्लॉक पास के एक पेड़ से जा टकराता है और उस पर एक खरोच तक नहीं आती। ऑन ऑर्थो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसका वार पत्थर को भी काट सकता था, पर यह नैनो क्यूब ज्यों का त्यों है। इसके बाद वैन अपने मैजिक के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करता है और सूरज ढलने तक ढेर सारे हथियार और सामान बनाता रहता है। टिल पूछती है कि क्या वो थका नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक में बहुत माना खर्च होता है, पर वैन एकदम फिट महसूस कर रहा है। वह सोचता है कि उसके पास आखिर कितना माना है और वह मजाक में लकड़ी से कटाना बना देता है।
क्योंकि जब मैजिक हो तो साइंस और एनर्जी कंजर्वेशन की परवाह कौन करता है। काम की आंखें उस नए तरह की तलवार को देखकर चमकने लगती हैं, तो वैन उसे वह गिफ्ट कर देता है और तभी टिल भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है। वैन उसे कुल्हाड़ी देता है, पर टिल बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उस पर एक डरावना स्कल डिजाइन था जो उसके क्यूट वाइब के साथ मैच नहीं कर रहा था। रात को जब टिल और काम सो जाते हैं, वैन कैंप फायर के सामने बैठा रहता है। उसे नींद नहीं आ रही। सफर और लड़ाई की वजह से वह थका हुआ महसूस कर रहा है और उसे गंदा भी लग रहा है, क्योंकि उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। वो सोचता है कि उसके सर्वेंट्स भले ही नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, पर वह भी थक गए होंगे और गांव पर काम शुरू करने से पहले उसे कुछ बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो अगले दिन वैन एक खुली जगह पर नैनो क्यूब्स का ढेर लगाना शुरू करता है ताकि उनसे घर बना सके। विलेजर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है, और खुद वैन को भी यकीन नहीं है कि वह इतनी बड़ी चीज बना पाएगा या नहीं। फिर भी वह पूरे फोकस के साथ घर बनाने के हर एक स्टेप और डिटेल पर ध्यान लगाता है। सबसे पहले वो मजबूत पिलर्स खड़े करता है जो छत का पूरा बोझ उठा सकें, और फिर उनके चारों तरफ दीवारें बनाना शुरू करता है। इसके बाद वो डोर्स और विंडोज के साथ और भी रूम्स बनाता है और आखिर में रूफ डालकर बिल्डिंग को पूरा कर देता है। देखते ही देखते उसका शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है और किसी को यकीन ही नहीं होता कि वैन ने महज कुछ सेकंड्स में एक पूरा मेंशन खड़ा कर दिया। या पर वह खुद बहुत खुश है कि अब उसके पास आराम से रहने के लिए एक ठिकाना है। पूरा गांव और वैन के दोस्त फटी आंखों से उस मेंशन को निहार रहे हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। और टिल कहती है कि उसका प्रोडक्शन मैजिक किसी टेरिटरी को चलाने के लिए एलिमेंटल मैजिक से कहीं ज्यादा काम का है। वैन थोड़ा हमल बनता है और कहता है कि ऑफेंसिव मैजिक फिर भी बेहतर है, क्योंकि उससे एक नोबल अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। उसे लगता है कि लोग उस नोबल के अंडर ज्यादा सेफ फील करते हैं जो बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंक सके, ना कि किसी ऐसे बंदे के साथ जो बस एक बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर बन के रह गया हो। टिल और काम उसकी बात से एग्री नहीं करते और कहते हैं कि वह उसके पिता के शहर के बजाय उसके बनाए हुए शहर में रहना पसंद करेंगे। पर वैन को लगता है कि वह बस उसका पक्ष ले रहे हैं, लेकिन एस्पार्टा का मानना है कि वह सही कह रहे हैं। वो वैन को समझाता है कि जंग के वक्त शायद लोग अटैक करने वाले नोबल्स को पसंद करें, पर शांति के समय उसकी यह एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। और बाकी लोग भी वही बात कहते हैं और वह वैन से कहते हैं कि यह कितना अनबिलीवेबल है कि उसने उस बोल्ट की स्पीड से भी तेज एक पूरा घर बना दिया। वैन उन्हें कहता है कि अगर वह लकड़ी लेकर आए तो वह उनके लिए भी घर बना सकता है। और यह सुनते ही डी और ऑर्थो दोनों में आग लग जाती है कि कौन सबसे पहले लकड़ी जमा करके अपना घर बनवाएगा। खैर, सिर्फ वही नहीं है जिन्हें नया घर चाहिए। गांव का चीफ भी बड़े डरते डरते वैन से पूछता है कि अगर विलेजर्स भी लकड़ी ले आए तो क्या वह उनके लिए भी घर बना देगा। विलेजर्स उसे बताने लगते हैं कि उनके घर कैसे टूटे फूटे हैं और वहां रहना कितना मुश्किल है, और वैन को एहसास होता है कि इन सब का रेनोवेशन करना बहुत थका देने वाला काम होने वाला है। मगर वह अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता, और यह सच भी है कि उनके पुराने घर किसी भी पल गिर सकते हैं। वह घर बनाने के लिए राजी हो जाता है, बस शर्त यह रखता है कि उन्हें लकड़ी लानी होगी। और यह सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। थोड़ी ही देर में वैन एक साथ पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक खड़ा कर देता है और लोग अभी भी उसके स्किल्स देखकर हैरान हैं। वह कहते हैं कि एक तो इतना बड़ा माना पूल होना अलग बात है, ऊपर से वैन को एक सेटलमेंट का प्रॉपर लेआउट प्लान करना भी आता है। वैन आर्किटेक्चर और डिजाइन के बारे में अपना ज्ञान झाड़ने लगता है और बताता है कि उसने ग्रिड लेआउट यूज किया है जिसमें हर यूनिट 4 घरों से बनी है और उनके बीच मजबूत और चौड़ी सड़कें हैं। फिलहाल उसने सारे घर एक जैसे बनाए हैं ताकि किसी में लड़ाई ना हो, पर वह प्लान करता है कि आगे चलकर वह इनका रेनोवेशन करेगा जब उनके पास और मजबूत रॉ मटेरियल आ जाएगा। विलेजर्स बहुत एहसानमंद महसूस करते हैं और अपनी थोड़ी बहुत फसल वैन को गिफ्ट के तौर पर देते हैं। इसके बाद वैन अपने मैंशन के पास एक पब्लिक बाथ हाउस बनाता है क्योंकि वह रोज नहाना चाहता है, पर विलेजर्स भी उसे लेकर काफी क्यूरियस है। पिल और वो ग्रीन हेड मेज प्लूरियल वैन को अपने साथ नहाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर वह घबरा जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि वह दिमाग से एक बड़ा आदमी है। लड़कियों को पहले नहाने का मौका मिलता है और प्लूरियल कहती है कि वैन उन बाकी नोबल्स जैसा बिल्कुल नहीं है जिनसे वह मिली है। वह सच में बहुत नेक और समझदार है। तिल तुरंत अपने मास्टर की तारीफें शुरू करती है और जब वह अपनी नई दोस्त को यह सब बता चुकी है तब लड़कों की बारी आती है। वैन और काम पहले अंदर जाते हैं और वैन नोटिस करता है कि डी के साथ रोज ट्रेनिंग करके काम के मसल्स बनने लगे हैं, और तभी वहां डी की एंट्री होती है। डी और नाइट्स उसी वक्त बाथ हाउस आ जाते हैं और फिर वह मसल ब्रेन इडियट उस पब्लिक बाथ में ही अपनी भारी भरकम तलवार घुमाने लगता है। नहाने के बाद वैन अपने कमरे में आराम करने जाता है और बेड पर गिर जाता है, यह सोचते हुए कि इस थका देने वाले दिन के बाद अब वह सुकून से सो सकता है।
अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि नाइट्स ने रेडर्स से बचने के लिए गांव के चारों तरफ एक खाई खोद दी है और वैन कहता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे पानी से भरना जरूरी है। उन्हें पीने, खेती और पब्लिक बाथ के लिए भी पानी चाहिए। इसीलिए वैन डिसाइड करता है कि उनकी अगली प्रायोरिटी पानी का एक पक्का जरिया ढूंढना होगा। वह तुरंत पास के एक वाटर बॉडी का मुआयना करता है और फिर एस्पार्टा उस दिशा में एक छोटी सी कैनाल यानी नहर बना देता है। डी और बाकी लोग उस नहर को और चौड़ा और लंबा करने में लग जाते हैं और वैन उनके पीछे पीछे चलता है। अपने मैजिक से दीवारों और नहर के तल को स्टेबलाइज करता है ताकि पानी लीक ना हो। वो देखता है कि डी को सख्त मिट्टी को खोदने में बड़ा मजा आ रहा है और एस्पा कहता है कि 40 साल की उम्र के हिसाब से वह काफी एक्टिव है। काम और नाइट्स भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वैन को लगता है कि नहर पूरी होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। फिर भी वो गांव तक पानी पहुंचाने के लिए एकदम जिद्दी है, क्योंकि एक बार बेसिक फैसिलिटीज आ गई तो मर्चेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और वह सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधार सकेगा। लेकिन लगता है वैन ने अपने वर्कर्स के जोश को थोड़ा ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया है, क्योंकि दिन खत्म होते होते वह गांव के आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। वैन कहता है कि इतना काफी है और उन्हें रुकने को बोलता है, पर डी पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वह तो अभी और काम कर सकता है। वैन उसे समझाता है कि हर किसी में उसकी जैसी बिग डी एनर्जी नहीं है और बेचारे काम और बाकी लोग तो थककर उनकी मम्मी के फेवरेट टॉय की तरह कांप रहे हैं। डी को एहसास होता है कि हर कोई उसकी तरह सॉलिड नहीं बना है, इसलिए वो दिन भर के लिए ब्रेक लेने पर राजी हो जाता है, भले ही उसके पास अकेले नहर खत्म करने का स्टैमिना बचा हो। अगली दोपहर नहर का काम पूरा हो जाता है और सब लोग रिवर के पास इसके उद्घाटन के लिए जमा होते हैं। वैन स्पार्टा को गेट खोलने का इशारा करता है और वो एक पत्थर का प्लग तोड़ देता है ताकि पानी टनल में बहने लगे। जब सब लोग उस नहर में पानी को तेजी से बहते हुए देखते हैं जो उन्होंने मिलकर बनाई थी, तो सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं और विलेजर्स इतना सारा पानी एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं। जल्द ही गांव के चारों तरफ की खाइयां पानी से भर जाती हैं, पर वैन को डर है कि कहीं बारिश होने पर बाढ़ ना आ जाए। वो डिसाइड करता है कि वो गांव के पीछे एक झील खोदेगा ताकि वो सिचुएशन अवॉइड की जा सके, और एस्पार्टा कहता है कि ये सूखे मौसम के लिए एक रिजर्वायर का काम भी करेगा। थोड़ी ही देर में बैन और उसके दोस्त मिलकर गांव के पीछे एक शानदार झील यानी लेक तैयार कर देते हैं और पूरा गांव वहां इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। इतना सारा पानी एक साथ देखकर लोग अपनी खुशी रोक ही नहीं पाते और विलेज चीफ तो बैन का शुक्रिया अदा करते थकते नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपने परिवार के लिए पानी भरने के लिए मीलों दूर पैदल नहीं भटकना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बैन गांव की दीवारों को और ज्यादा मजबूत करने का काम शुरू करता है। वो मिट्टी में पत्थर के टुकड़े मिलाता है और फिर अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें कॉन्क्रीट में बदल देता है। सबको अब पूरा यकीन हो चुका है कि इतनी सॉलिड और तगड़ी दीवार के होते हुए अगर बैंस ने हमला किया भी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन भाई, हमारा बैन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो डिसाइड करता है कि डिफेंसेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। इसलिए वो दीवार के ऊपर बड़े बड़े बलिस्टे इंस्टॉल कर देता है और उनके आगे मजबूत शीट्स निगाह देता है ताकि दुश्मन के रेंज्ड अटैक से सेफ रहकर उन पर पलटवार किया जा सके। बैन बड़ी सादगी से कहता है कि ये तो बस बेसिक सी चीजें हैं, पर बाकी सब उसकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि ये दिखने में ही इतने कूल और धमाकेदार लग रहे हैं। सबको लगता है कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी इस गांव से पंगा लेने की, और एस्पार्टा तो यहां तक कह देता है कि इसे गांव कहना ही गलत है, क्योंकि ये तो अभी से एक किसी मजबूत किले फोर्ट्रेस जैसा दिखने लगा है। दी कहता है कि अगर जोपा को पता होता कि बैन ये सब करने के लायक है तो वो उसे कभी दूर नहीं भेजता और शायद उसे तुरंत अपना अगला वारिस यानी सक्सेसर घोषित कर देता। एस्पार्टा इस बात पर थोड़ा डिसएग्री करता है। उसका मानना है कि जोपा हमेशा कॉम्बैट एबिलिटीज और लड़ने की ताकत को ज्यादा अहमियत देते हैं और वो बैन के इस अनोखे टैलेंट की कदर कभी पूरी तरह से नहीं कर पाते। दी थोड़ा चिढ़कर आर्ग्यू करता है कि बैन के पास कॉम्बैट स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है और वो शायद बाहर किसी भी वॉरियर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एस्पार्ट पलटकर जवाब देता है कि बैन की पावर लोगों की हिफाजत करने के लिए तो बेहतरीन है, पर इससे दूसरे इलाकों को जीता यानी कॉन्कर नहीं किया जा सकता। दी इसे अपनी पर्सनल इंसल्ट समझ लेता है और कहता है कि जंग का मतलब सिर्फ ढाल और तलवार का टकराना नहीं होता, उससे कहीं बढ़कर होती है स्ट्रेटजी। जब बैन देखता है कि ये दोनों बड़े लोग जरूरत से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं तो वो बीच में आकर उन्हें रुकने को बोलता है। वो समझाता है कि टैलेंट और उसके इस्तेमाल पर बहस करने से उनका कोई भला नहीं होने वाला और उन्हें बस इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो कुछ उनके पास है उससे अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। दी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जोर से हंसने लगता है। वो बैन की बात से सहमत होते हुए कहता है कि बैन जहां भी जाए वो एक शानदार रूलर ही बनेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि एक दिन बैन का साम्राज्य
उसके बाप के इलाके को भी पीछे छोड़ देगा। पर हमारा बैन फिलहाल ब्रेकफास्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी है। वो टिल के बनाए हुए ब्रेकफास्ट का मजा लेता है और टिल भी खुश है कि उसे खाना पसंद आया क्योंकि उनके पास इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी कमी चल रही है। तब बैन को रियलाइज होता है कि ये तो काफी चिंता वाली बात है और उसे बताता है कि गांव की डिफेंस सुधारना तो अच्छी बात है, पर अब उन्हें गांव की कमाई यानी इनकम के बारे में भी सोचना होगा। मर्चेंट्स के अलावा जो महीने में सिर्फ एक बार आते हैं, उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। बैन जवाब देता है कि वो फर्नीचर और कटलरी का ध्यान तो खुद रख सकता है और विलेजर्स इतनी सब्जियां तो उगा ही लेता है कि सबका पेट भर सकें, तो फिलहाल काम चल जाएगा। एस्पार्टा बड़े आराम से अपनी मुछों से ऑमलेट का एक टुकड़ा साफ करता है और बैन को बताता है कि यहाँ सीजनिंग्स यानी मसालों की काफी कमी है और उनके पास वो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जिनसे वो बेक डेजर्ट्स बन सकें, जो बैन को इतने ज्यादा पसंद है। बैन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और तुरंत टिल की तरफ ऐसे मुड़ता है जैसे उसने उसे धोखा दे दिया हो। अब भाई डेजर्ट और मसालों के बिना लाइफ तो बेकार है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी स्पेशल इंडस्ट्री सेटअप करेगा जिससे इस गांव में इतना पैसा आए कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। वो तुरंत अपनी टीम से आइडियाज मांगता है, जिस पर काम कहता है कि क्यों ना हमें नैनो क्यूब्स को बेचना शुरू करें, क्योंकि ये मटेरियल तो एकदम रेवोल्यूशनरी है। लेकिन वैन तुरंत इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इन क्यूब्स को सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। फिर टिल कहती है कि हम मॉन्स्टर्स का शिकार करके उनके मटेरियल्स बेच सकते हैं, पर वैन इसे भी मना कर देता है क्योंकि ये काम सिर्फ नाइट्स और एडवेंचर्स ही कर सकते हैं, आम लोग नहीं। स्पार्टा को लगता है कि इस गांव में कुछ स्पेशल ढूंढना काफी मुश्किल है, तो वैन डिसाइड करता है कि अब उसे अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। उसी दिन बाद में उसकी मुलाकात औरतों के ग्रुप के उस मोटे से बंदे फैटी से होती है। वो कहता है कि वैन, तुम्हारे सर्वेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे उनके वेपन्स दिखाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया ताकि उनके वेपन्स खराब ना हो जाए। वैन दोनों से थोड़ा निराश होता है और कहता है कि भाई, वेपन्स तो चलाने के लिए होते हैं, अगर उन्हें बस संभाल कर रखोगे तो जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं आएंगे। वैन उन्हें एनकरेज करता है कि अपने हथियार चलाओ। तभी वो मोटू एडवेंचरर और क्लेदर से बनी अपनी एक ढाल निकालता है। वो बड़े चौड़ में कहता है कि ये शील्ड बहुत मजबूत है और इससे वो उनके वेपन्स की पावर चेक कर सकता है, इसलिए वो उन्हें अटैक करने को कहता है। काम थोड़ा हिचकिचाते हुए मान जाता है और अपनी कटाना से उस ढाल पर एक हल्का सा टैप करता है। मिस्टर प्लस साइज्ड हंसते हुए कहता है कि ओए, थोड़ा जोर तो लगाओ, ये कोई अटैक थोड़ी है। पर अगले ही पल उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। जब वो देखता है कि उसकी ढाल का एक हिस्सा कट कर नीचे गिर गया है, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी इतनी महंगी ढाल एक झटके में बर्बाद हो गई। और ऊपर से वैन उसे बताता है कि वो तलवार जो मेटल की दिख रही है, वो असल में सिर्फ लकड़ी, वुड से बनी है। ये सुनकर वो मोटू बंदा बच्चों की तरह रोने लगता है, पर वैन तुरंत अपने मैजिक से उसकी शील्ड फिक्स कर देता है। तभी ऑर्थो वहां आता है और वैन से पूछता है कि क्या वो कुछ वैल्यूएबल ओर्स खरीदना चाहेगा। वैन देखकर दंग रह जाता है कि वो रेयर मिनरल से भरी एक पूरी गाड़ी लेकर आया है। ऑर्थो समझाता है कि गांव के पास जो पहाड़ हैं वो ओर्स से भरे पड़े हैं और उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके पास आयरन ओर, कॉपर ओर, सिल्वर ओर है और थोड़ा सा सोना भी, पर सबसे कीमती चीज थी मिथरल ओर, जिसे देखकर वैन पागल ही हो जाता है। वो हैरान है कि पहले किसी ने इन रिसोर्सेज को ढूंढा क्यों नहीं। तो ऑर्थो कहता है कि ये जगह इतनी दूर और इनक्वीनियंट है कि किसी ने यहां आने की जहमत ही नहीं उठाई। इसके बाद वैन आयरन ओर पर काम शुरू करता है और उसे भी नैनो क्यूब में बदल देता है। तो अभी के लिए ये कहानी यही रोकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो हमें बताएं, हम आपके लिए इसका पार्ट 2 बनाएंगे। धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के